न्यूज़ डेस्क टीवी। हम लोग इस वक्त कोलकाता शहर के 6 नंबर वार्ड सौदागर पट्टी में हैं और हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग जो आम आदमी के तौर पे यहाँ पे हमसे बातें करेंगे। हम उनसे पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक नौजवान इस्लामुद्दीन कुरैशी साहब हैं। आइए हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। इस्लाम भाई, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात कहने वाले से आपको क्या शिकायत है? मन की बात कहने वाले से शिकायत क्या है? देखिए, मन की बात मन से होती है। जब मन में दिल ही नहीं है और जिसके बाद दिल ही नहीं हो तो उससे क्या उम्मीद रखी जाती है? उससे कोई उम्मीद नहीं है। वो जवान है, जैसे कि हम लोग की राजस्थान के हरियाणा भाषा में इसी की बात बता दूं मैं। ये जो एरिया है ना सौदागर पट्टी, इसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर यूपी और दिल्ली के रहने वाले लोग हैं ज़्यादा। तो हमारे राजस्थान की एक कहावत है कि जवान को हम लोग लल्लो बोलते हैं। लल्लो है, जो भी चला दे, इसमें तो कोई टैक्स लगता नहीं है। अब मन की बात बोलो या गारंटी वाली बात बोलो, हाँ अभी तो चल रही है गारंटी वाली बात। कभी आज हर इलेक्शन में अलग चाहिए, कभी मन की बात, कभी गारंटी वाली बात, कभी ये बात, तो वो तो चलते ही रहता है, लेकिन उस सब बातों में कोई दम नहीं है। पप्पू ने साहब को हिला दिया है, क्या लग रहा है आपको? देखो, पप्पू तो मैं क्लियर ही बोल देता हूँ, पप्पू राहुल गांधी को लोग पप्पू बोल रहे हैं। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद ममतावादी हूँ, क्लियर बता दे रहा हूँ। मैं कोई पार्टी नहीं करता, टीएमसी पार्टी करता हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी नहीं है। हम हैं ममतावादी। जब तक पूरे इंडिया में एक नेता है जो वो है ओनली वन ममता बनर्जी, जो ईमानदार नेता है, सेकुलर और ईमानदार, जो हकीकत बात है। जब तक ममता है, जब तक हम लोग उनको वोट देंगे, और जब वो नहीं रहेगी फिर देखा जाएगा कौन क्या है ना। कोई टीएमसी नहीं, ओनली फॉर ममता, और हम लोग हैं ममतावादी। 21 जुलाई 1993 में जब 9 कार्यकर्ता मरे थे ना कांग्रेस के, और जिसके बाद दिल ही नहीं हो तो उससे क्या उम्मीद रखी जाती है? उससे कोई उम्मीद नहीं है। वो जवान है, जैसे कि हम लोग की राजस्थान के हरियाणा भाषा में इसी की बात बता दूं मैं। ये जो एरिया है ना सौदागर पट्टी, इसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर यूपी और दिल्ली के रहने वाले लोग हैं ज़्यादा। तो हमारे राजस्थान की एक कहावत है कि जवान को हम लोग लल्लो बोलते हैं। लल्लो है, जो भी चला दे, इसमें तो कोई टैक्स लगता नहीं है। अब मन की बात बोलो या गारंटी वाली बात बोलो, हाँ अभी तो चल रही है गारंटी वाली बात। कभी आज हर इलेक्शन में अलग चाहिए, कभी मन की बात, कभी गारंटी वाली बात, कभी ये बात, तो वो तो चलते ही रहता है, लेकिन उस सब बातों में कोई दम नहीं है। पप्पू ने साहब को हिला दिया है, क्या लग रहा है आपको? देखो, पप्पू तो मैं क्लियर ही बोल देता हूँ, पप्पू राहुल गांधी को लोग पप्पू बोल रहे हैं। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद ममतावादी हूँ, क्लियर बता दे रहा हूँ। मैं कोई पार्टी नहीं करता, टीएमसी पार्टी करता हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी नहीं है। हम हैं ममतावादी। जब तक पूरे इंडिया में एक नेता है जो वो है ओनली वन ममता बनर्जी, जो ईमानदार नेता है, सेकुलर और ईमानदार, जो हकीकत बात है। जब तक ममता है, जब तक हम लोग उनको वोट देंगे, और जब वो नहीं रहेगी फिर देखा जाएगा कौन क्या है ना। कोई टीएमसी नहीं, ओनली फॉर ममता, और हम लोग हैं ममतावादी। 21 जुलाई 1993 में जब 9 कार्यकर्ता मरे थे ना कांग्रेस के, मैं उस टाइम भी वहाँ था, बचपन में टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरी उम्र 45 साल है, जब मैं बहुत छोटा था। तो जब से उनको हम फॉलो कर रहे हैं, दीदी को। तो आज अगर उनका कोई ऐसा भेद होता ना, तो ये बीजेपी सरकार दीदी को कब से जेल में घुसा देती। लेकिन दीदी के खिलाफ़ कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा है सरकार को, ईडी को, सीबीआई को। इधर जैसे आज जो सीएम हमारे सुरेन साहब है या हमारे केजरीवाल है, आज वो जेल में घुसा दिया, तो ममता को भी कर देते। लेकिन ममता के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि उनके मुद्दा मिलेगा भी नहीं ना। वो एक ईमानदार नेता है, निहायत ही ईमानदार, ऐसा तो पूरे इंडिया में नहीं है। और रही बात आपने से कहा अभी पप्पू वाली बात, तो राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है। वो सब जानते हैं, उसके पास डिग्री भी है। डिग्री किसकी नहीं है वो सब जानते हैं। डिग्री मैं नाम लूँगा तो वही बात है, अभी हमारे ऊपर UA PA लगा देंगे।
इसलिए कि अभी तो भाई वो बात चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे मोदी जी राजस्थान में जाते हैं, धर्म के नाम में वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम में वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ने कहा ना कि अगर कांग्रेस सरकार आती है या इंडिया गठबंधन आता है तो गरीबों के, दलितों के, उनको आरक्षण छीन लिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और जब मैं आता हूं तो मोदी की गारंटी है, मैं मुसलमानों से छीन के और दलितों को दूंगा। तो ये जात के नाम में वोट मांगा ना, धर्म के नाम में वोट मांगा ना। अब आपने आई पप्पू वाली बात, चलो मैं उनको पप्पू ही कह दे रहा हूँ। तो राहुल गांधी ने, जो पप्पू जिसको आप बोल रहे हैं, उसने क्या कहा था, जो उसके ऊपर 2 साल की सज़ा लगा दी, उनका बंगला तक छीन लिया, जिसने इस देश के लिए उसके परिवार के आदमी ने कुर्बानी दी है, जो किसी और ने नहीं दी कुर्बानी, अपनी जान निछावर कर दी, उसको आप पप्पू बोल रहे हैं। वो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है राहुल गांधी, जिसे सब जानते हैं, डिग्री भी है, और डिग्री किसी और की नहीं है, वो सब जानते हैं। अमित शाह तो बाबा कह रहे हैं। हाँ, अमित शाह खुद एक तड़ी पार है। दूसरा, और ये किस स्कूल से, आरएसएस के स्कूल से पढ़ के ये निकले हैं, उनके पास खुद डिग्री नहीं है, वो उसकी डिग्री क्या मांगेंगे। अब आ जाओ कि राहुल गांधी को क्यों सज़ा लगाई, क्यों 2 साल की सज़ा दी गुजरात कोर्ट ने। यही ना कहा था राहुल गांधी ने कि आखिर मोदी नाम का आदमी क्यों चोर होता है। उसने किसी जात, किसी धर्म का नाम नहीं लिया था, ना उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहा, सिर्फ ये कहा कि आखिर मोदी नाम का आदमी चोर क्यों, नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, आखिर मोदी नाम का आदमी क्यों चोर। सिर्फ इस बात के लेके उसे जो है, वो एमपी था, एमपी से हटा दिया गया, उसका बंगला छीन लिया गया। उसे भी इस देश के हर लोगों की इज्जत करनी चाहिए। वो तो खुद एक धर्म के नाम में वोट मांग रहे, और अभी हमारे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, या हमारे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, नहीं वो तो जात के नाम में वोट मांग सकते हैं। वाह, अंधी नगरी चौपट राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो 2 आंख से देख रहे लोगों को। एक को तो सज़ा लगा दी कुछ ना कहने पे, और एक को जात के नाम में वोट मांग रहे हैं। अभी अमित शाह ने परसों कहा बंगाल में आके, याद है क्या कहा है परसों अमित शाह ने बंगाल में आके? ममता दीदी ने एक स्लोगन छोड़ा था 2009 में, माँ माटी मानूस, माँ माटी मानूस। तो अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने क्या कहा, माँ को बोल दिया मुल्ला, और माटी को बोल दिया मदरसा, और मानूस को बोल दिया माफिया। मतलब माँ माटी मानूस, उसका स्लोगन दिया अमित शाह ने परसों, मुल्ला, मदरसा, माफिया। कितनी बढ़िया बात बोली है। कोई एक्शन नहीं, मतलब जो चाहे वो करो, हर लुक्कर पे उनका उल्लू बैठ चुका है। अच्छा, एक बात है कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले, किसका साथ और किसका विकास हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि इस देश का कुछ विकास नहीं हुआ। ये बोले ना, ये हमारा देश, हमारा जो इंडिया, हमारा हिंदुस्तान या भारत एक पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन देश ही है, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन देश ही है। हमें जब पाकिस्तान बना था, हमें जाने का ऑफ़र था, सिर्फ हमें जाने का ऑफ़र था पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम राजस्थानी हैं, हमारा वहाँ से पाकिस्तान करीब था, लेकिन हमारे परदादा दादा कलकत्ते को पसंद किया, जो 1500 किलोमीटर दूर है। हम नहीं गए पाकिस्तान। हम अपनी सरजमीन में पैदा हुए और यहीं मरेंगे, और अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए हमारे उलमाओं ने जानें कुर्बान करी है। हमारे इमामों में, पूरे इंडिया की कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसमें हमारे इमामों का खून ना हो दीवारों पे। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद से मौलाना अब्दुल कलाम ने आवाज़ लगाई थी कि आप मत जाओ देश को छोड़ के, तो हम नहीं गए। हमें ऑफ़र था, लेकिन हम तब भी नहीं गए। आज हमें जो है पाकिस्तान के नाम में डराया जा रहा है, लव जिहाद के नाम में डराया जा रहा है, आतंकवाद के नाम में डराया। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं, मैं इसे बीजेपी नहीं, आरएसएस के बोलता हूँ, ये जितने भी आरएसएस के नेता हैं, आपने देखा होगा जब ये भाषण देते हैं, ये 5-6 चीज़ ज़रूर बोलते हैं। अगर ये 6 चीज़ ना बोलेंगे ना, इनका खाना हजम नहीं होगा। इनके पास और कुछ नहीं है, ना विकास है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, कुछ नहीं है। ना कुछ बनाना है, ना एयरपोर्ट बनाओ, ना कॉलेज बनाओ, ना यूनिवर्सिटी बनाओ। सारे काम कांग्रेस करके गई है, या इसरो हो, या यूनिवर्सिटी हो, या मेडिकल हो, सब कांग्रेस करके गई। इन्हें क्या बनाया है? ये तो धर्म के नाम में से वोट मांग रहे हैं। सारा काम तो उन्हें किया है, इनने क्या करा विकास? इन्हें तो कोई विकास किया नहीं है।
और करना भी नहीं है लोगों को विकास। इनने नया पार्लियामेंट ही इसलिए बनाया है कि अब हम लोग को ज़िंदगी भर आराम से रहना है पार्लियामेंट में, इसीलिए ऐसा बना दो कि ज़िंदगी भर यहीं रहना है। सीधे तौर पे जुड़ना चाहता की कैंपेनिंग चलिए। चाइना के बारे में किसी भी बीजेपी के आदमी ने नहीं बोला, जो लद्दाख में कब्जा करके बैठा हुआ है, और लद्दाख के आदमी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख के बारे में, चाइना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोली बीजेपी सरकार। खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं। ये जो बीजेपी के नेता है ना, ये सिर्फ 6 चीज़ बोलना जानते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। 6 चीज़: लव जिहाद, आतंकवाद, मुसलमान, पाकिस्तान और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, और एक चीज़ और है, मैं भूल रहा हूँ, बस यही इनके पास है। आप इनके भाषण सुन लो, अगर ये 6 चीज़ में से एक चीज़ ये ज़रूर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना खाना ही हजम नहीं होगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली। 42 सीटों में से, जो ईमानदारी से बोलता हूँ मैं, 42 में से मेरे हिसाब से 40 सीटें जो है टीएमसी सरकार की आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस में या सीपीएम में चली जाएंगी, जिससे मेरा अंदाज़ा है, वो मेरा अंदाज़ा लग रहा है। लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रहा, 2 सीटें यहाँ पर हारने की उम्मीद है, लेकिन 42 सीटें टीएमसी की आने की पूरी उम्मीद है, अगर ईमानदारी से हुए तो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ईमानदारी से हो, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, जो विपक्ष है, उसने एक कैंपेनिंग करा था कि भाई, एक तो अमेरिका जैसे देश में या और एरिया में आज भी ठप्पे से वोट होता है, ईवीएम मशीन नहीं है, बैलेट पेपर से हो रहा है। यहाँ ईवीएम के लिए आंदोलन हुआ तो किसी ने सुनवाई नहीं करी। चलो फिर इनने कहा कि ठीक है, तो आप एक काम करो, वीवीपैट को ईवीएम से मिलाओ। अगर 100 वीवीएम मशीन है तो 100 वीवीपैट होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी बीजेपी की जीत हुई कि नहीं, अगर 100 ईवीएम है तो उसमें से 10 को मिलाया जाएगा, 90 को नहीं मिलाया जाएगा। अरे ये क्या, अरे एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से एमपी हारता है और जीतता है। तो आप जब देश की बात आ जाए तो उसमें आप, लेकिन ईवीएम मशीन जितनी है उतनी ही वीवीपैट होना चाहिए, कि पता तो चले कि मैंने वोट किस में दिया है, और गिनती हो कि हाँ जितने पेपर आए हैं उतनी गिनती होनी चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, तो इसमें आप क्या कहेंगे आप? तो इसमें तो ये लग रहा है कि ये इलेक्शन, मुझे नहीं लगता है कि ईमानदारी से हो। इसलिए देखिए, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो अभी मेरे ऊपर एक मुकदमा लग सकता है, मेरे ऊपर भी। ये यूपी नहीं है, आप इस घबराइए मत, ये यूपी नहीं है। तो देखिए, घबराने की और डरने की बात नहीं है। और एक सवाल ये था सर आपसे कि अभी 2019 की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त टीएमसी 22 और बीजेपी 18, आप बोल रहे हैं 40 टीएमसी, तो कितना मुत्तफिक है आप इस बात से? देखिए, अभी पहले वाली बात कह दूँ, वो बात एक हुई नहीं जो आपने कहा सुदीप झा के बारे में। सुदीप झा जो पिछली बार एक अच्छे मार्जिन से जीते थे, और सुदीप झा एक निहायती शरीफ, नहीं ईमानदार तो है और निहायती शरीफ आदमी है, बहुत ही निहायत शरीफ आदमी है। सुदीप झा के पास दिल्ली में उसके बंगले पे मैं खुद गया हूँ 2014 में। मैंने उनसे एम्बुलेंस का बात कही थी, और मेरे यहाँ के 2-3 आदमी थे, एक मेरा मामा है वो अफजल बोल के, वो भी गया था पहले, उसके बाद मैं भी गया था। तो उस बंदे ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। कोई ऐसा भी आदमी जाके मिल सकता है। मैं दिल्ली उनके बगले में मिल के आया हूँ सुदीप झा से, एक नहीं 2 बार। और अभी मैंने उनसे एक बात कही थी कि दादा, हमारे यहाँ हमने 1 बीघा जगह है जो वो हम लोगों ने क्लियर करी है, हमें एक हाई सेकेंडरी स्कूल चाहिए यहाँ पर। तो दादा ने कहा है कि ठीक है, उसके लिए आप सब कुछ ओके करें, उसका फंड जितना मुझसे बनेगा उसके लिए फ़ंड मैं तैयार करूँगा। तो सुदीप दा एक ऐसा बंदा है कि वो चाहे कोई भी पार्टी का आदमी चल जाए, एक गरीब आदमी चल जाए, फ़कीर आदमी, तो उससे सब जाके मिल सकते हैं, काम हो या ना हो, मुलाकात सब कर सकते हैं। वो सब किसी को मायूस भी नहीं करता है। और इस बार सुदीप दा मेरे हिसाब से और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अगर मान लीजिए सुदीप झा जीत कर आते हैं नॉर्थ कोलकाता में, तो आप उनसे क्या डिमांड करना चाहेंगे अपने ख़ास इलाके और कि भाई, मैं इस एरिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सौदागर पट्टी में जितने हम सेफ है ना, हम अपने एरिया में इतने सेफ नहीं है जितना हमें प्यार मिलता है, जितना यहाँ मोहब्बत मिलती है। सुनिए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, लेकिन इस गुलदस्ता को किसी की नज़र लग गई है, और अब ये मुल्क जो है वो नफ़रत
में बढ़ चुका है। इस नफ़रत को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम सबों के दिलों में हम सब एक हों, पहले के जैसा माहौल हो जैसे आज़ादी से पहले हुआ करता था। आज लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में फ़र्क महसूस करने लगे हैं। खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, सब तरफ से हम पर नज़रें रखी जा रही है। लोग कहते हैं कि आप कपड़ों से पहचान लीजिए। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है, आज उससे हमारा और आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं दागदार हो रहा है, तार तार हो रहा। तो ऐसे नफरती लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, अंधभक्तों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल तो आप पूछते जाएंगे ना, मैं थकूंगा नहीं। अभी आपने जो कहा है ना, मेरा कैमरा काम नहीं करेगा। हाँ, आपका कैमरे मेमोरी हैंग हो जाएगी, इतने जवाब है। इसलिए कि इस सरकार ने ऐसा कर दिया है ना, सत्यानाश के पूछो मत। मनमोहन सिंह जब 2014 में गए थे तो उस टाइम भी हमारा देश जीडीपी के हिसाब से या तरक्की के हिसाब से 3 नंबर पे था। आज भी वही 3 ही पे है, 2 पे नहीं आया है। तो क्या तरक्की हो गई? आज सबसे ज़्यादा कर्जदार है। उस टाइम में कितना कर्जा था देश के ऊपर? आज इस सरकार ने देश को कर्जे में डाल दिया है। और रही बात चेंजिंग की, तो ये सरकार बस तरक्की यही कर रहे हैं, इस रोड का नाम हटा के, जैसे दिल्ली में अकबर रोड है, औरंगजेब रोड है, मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया, अकबर रोड का नाम चेंज कर दिया, मुगल सराय का नाम चेंज कर दिया, स्टेशन का नाम चेंज कर दिया। अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश में जैसे कोर्ट में कुछ लैंग्वेज कोर्ट में आज भी उर्दू भाषा में बोली जाती है। तो उर्दू कोई मुस्लिम लैंग्वेज नहीं है, उर्दू हमारी इंडियन लैंग्वेज है। जैसे हमारे लिए हिंदी है और जैसे हमारे लिए उर्दू है वही हिंदी है। और जैसे मैं बंगाल में रहता हूँ तो वैसे लिए हमारी बंगाली है। हम बंगाली से भी प्यार करते हैं, उर्दू से भी करते हैं और हिंदी से भी करते हैं, और हमारी हर भाषा से हम प्रेम करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में क्या किया है, जो कोर्ट में से कुछ वर्ड कोर्ट में ऐसे बोले जाते हैं जैसे कि पेशकार बाबू, हाजिर हो, जिरा, तारीख, ये उर्दू वर्ड है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी चल जाए, कोर्ट में यही वर्ड बोले जाते हैं, तारीख, पेशकार बाबू, हाजिर हो, मुलतवी। अब उसको संस्कृत भाषा में और प्योर हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया मध्य प्रदेश में। अभी 2-4 दिन पहले की बात है। आप किस किस को कन्वर्ट करेंगे? तो एक काम करो ना, आपको तो मुगलों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्यों दुकानों में लिखा हुआ है मुगलाई पराठा, मुगलाई कौरमा, मुगलाई बिरयानी? तो खाने का नाम चेंज करो ना, कीमा चेंज कर दो, बिरयानी का नाम चेंज कर दो, और आप कौरमे का नाम चेंज कर दो, आप कबाब का नाम चेंज कर दो। खाने में परहेज नहीं है, हाँ, इनका नाम भी चेंज करो चेंज। ताजमहल का नाम चेंज कर दो, लाल किले का नाम चेंज कर दो। जैसे कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, उसका नाम चेंज कर दिया, तो आप जो है लाल किले का नाम चेंज कर दो, कुतुब मीनार का नाम चेंज कर दो, ताजमहल का नाम चेंज कर दो, विक्टोरिया का नाम चेंज कर दो, जो कोलकाता में विक्टोरिया जिसे दूसरा ताजमहल बोलते हैं, उसे भी चेंज कर दो। अरे यार क्या हो रहा है? नाम चेंज करने से क्या होगा? अरे मेरा नाम इस्लामुद्दीन कुरैशी है, अब मेरा नाम रख दो, मेरा कोई भी नाम तुम रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे यार देश की तरक्की करो। इस देश की जब तरक्की होगी तभी खुशहाली आएगी। भाई मेरे घर में आग लगेगी तो बचेगा पड़ोस भी नहीं। एक चिंगारी सबको जला देती है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। हम में बंगाल में और कोलकाता के अंदर कोई जात बिरादरी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। यहाँ हम सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं है क्या हिंदू क्या मुस्लिम, कौन क्या खा रहा है, क्या पहना। ये सब बातें आदर्श इंडिया में। एक कहावत है ना बंगाल की, बंगाल जो आज सोचता है इंडिया कल सोचता है। आज अमित शाह सिखाने आ रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। अरे मेरे भाई अमित शाह, पहले तू अपनी दिल्ली की पुलिस को संभाल ले। तू तो होम मिनिस्टर है, दिल्ली पुलिस तेरे अंदर में है। दिल्ली में 2020 में कैसे रेट हो गया है? जामिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को, लड़कियों को कॉलेज के अंदर ढुका के मारा है एनआरसी के नाम में। कहाँ थी तेरी पुलिस? वो तो पुलिस तेरे अंदर में है। और तू हमारे कोलकाता पुलिस को आया समझाने के लिए, कोलकाता में क्राइम हो रहा है, कोलकाता में ये हो रहा है। अरे कोलकाता में आपको पता नहीं है, कोलकाता जो लाल बाजार जो है डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो सबसे नंबर 1 पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड के साथ में गिनती होती है डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की। कोलकाता पुलिस को आप मत समझाओ। पूरे इंडिया में सबसे कम क्राइम है कोलकाता के अंदर में, सबसे कम क्राइम है। आप क्राइम रिकॉर्ड, आप असल बात है, आप पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। आप अगर पढ़े लिखे होते तो आपको पता चलता ना।
अच्छा आप मुझे बता दो, इस देश की आज़ादी में गुजरात का कितना अहम रोल है? आपने अब इतने आप खड़े हुए हो, कभी आपने सुना जितने यहाँ खड़े हुए हैं टीवी में कहीं देखा कि बॉर्डर पे एक हमारा आर्मी का बंदा शहीद हुआ है? कभी आपने सुना कि गुजरात में डेड बॉडी आई है, गुजरात का एक आदमी मर गया बॉर्डर पे, देश के लिए जान दे दी? कभी नहीं सुना होगा। आज तक कभी किसी गुजराती ने, मैं गुजरात की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी हमारे भाई है, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो हमारे बंगाल को बारे में बोल रहा, अमित शाह बुराई कर रहा है यहाँ के। कभी गुजरात का कोई बंदा जाके देश के बॉर्डर पे शहीद हुआ है? हमारे बंगाल के लोगों ने शहादत दी है। आज तक गुजरात का कोई भी आदमी देश के लिए शहीद नहीं हुआ बॉर्डर पे। आप इतिहास उठा के देख लो, बंगाल के आदमी शहीद हुआ है। एक से एक यहाँ पर बंगाल के एक से एक महापुरुष गुजरे हैं। इस देश की आज़ादी में बंगाल का एक अहम रोल है। और आज हमारे बंगाल को लोगों को आके, हम बंगालियों को आके अमित शाह और मोदी और योगी ये हम लोगों को सिखा रहे हैं। ये हमारी दीदी को दीदी के नाम में उल्टा सीधा बक रहे हैं, कभी संदेश खाली के नाम में, कभी उस खाली के नाम में। आज संदेश खाली का भेद खुल गया कि कौन गलत है कौन सही है। आप जितना भी बदनाम कर लो हमारे बंगाल को, हमारे कलकत्ते को, हमारी दीदी को, आपके कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 42 में से 40 सीट टीएमसी सरकार की आने वाली है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ जब मैं 42 की 42 बोलूँ। जैसे कि बोल रहे हैं 400 आ रही है, टाइप से है। बहुत अच्छी काउंसलर है, अपने इलाके में उन्होंने काम भी बहुत किया है काउंसलर ने। मैं काउंसलर की बात में आ गया हूँ एमपी को छोड़ के, इसलिए कि नीचे से ही ऊपर जाना पड़ता है। तो हमारी जो काउंसलर है सुमन सिंह जी, उसने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर और बहुत अच्छी लेडी है, अच्छी नेता है और अपने इलाके को 6 नंबर वार्ड को बनाने में बहुत अहम रोल है उनका। और हमारे यहाँ के एमएलए है अतीन घोष साहब, तो डिप्टी मेयर भी है। जब से वो डिप्टी मेयर बने और हमारे इलाके के एमएलए बने, उन्होंने भी बहुत काम किया है। और सुदीप झा हमारे एमपी है। तो ये जो तिगड़ी है ना, ये जो तिगड़ी है, ये बहुत अच्छी तिगड़ी है अपने इलाके की। हमारा एमएलए, हमारा काउंसलर, हमारा एमपी, तीनों निहाती बहुत नेक आदमी है और काम करने के लिए कोई भी जा किसी ने मना नहीं करते और बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जैसे कि हमारे इलाके में क्या लगता है कि इस वक्त क्या काम नहीं हुआ है, वो काम होना चाहिए एमपी? देखिए, हमने तो अपने लिए, अपने इलाके के लिए, मैंने खासकर, भाई और किसी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, मैंने अब खासकर अपने इलाके के लिए एक डिमांड रखा है। कुछ नहीं चाहिए, मत देना नौकरी, मत दे खाने को, मत दे फ्री में अनाज, मत दे कपड़ा, हमें चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन अगर हमारे बच्चों के पास आ गया तो आपको फ्री में राशन बांटने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा अपने आप ही कहीं ना कहीं गड्ढा खोद के पानी निकाल लेगा, अनाज भी निकाल लेगा। बिना एजुकेशन आँख होके भी अंधे हैं अगर एजुकेशन नहीं है। हमने उनसे यही डिमांड करा है कि हमें अपने इलाके में सौदागर पट्टी में एक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल चाहिए। जगह हम दे रहे हैं, आपको जगह नहीं देनी सरकार को, जगह हम दे रहे हैं। आप बनवाइए उसे, अपने अंडरटेकिंग रखिए उसे, उसका मेंटेन खर्चा आप करिए। और एक हाई सेकेंडरी स्कूल चाहिए हमें इंग्लिश मीडियम। जब एजुकेशन आएगा तो इलाका अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। अपने वार्ड के वोटर से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, चाहेंगे अब कि वो 1 जून को किस तरह से वोट, पोलिंग बूथ पर जाए और वोट दे? मैं अपने इलाके के जो हमारे वोटर हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखो, इस बार इस देश को बचा लो, इस मुल्क को बचा लो। ये हमारा देश एक बहुत प्यारा देश है जिसके पूरे वर्ल्ड में मिसाल नहीं मिलती। अगर अपने देश को बचा लो, जालिम बादशाह से इस देश को बचा लो। अगर अच्छा बादशाह को मुसल्लत करना है इस गद्दी पे, इस कुर्सी पे, तो अपना जो कीमती वोट है वो सुबह सुबह जाके फर्स्ट टाइम में, मैं तो बोल रहा हूँ बाथरूम भी मत जाओ, मुंह भी मत धो, नाश्ता भी मत करो, नहाओ भी मत, सबसे पहले वोट डाल के आओ। उसके बाद में अदर काम करो, नहीं तो 5 साल के लिए भूल जाना। फिर अगर एक सच्चे बादशाह को तुमने गद्दी पे बिठा दिया तो 5 साल तक आराम से रहना, नहीं तो 5 साल तक तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जैसे आज का रुझान हो गया है, दिलों में नफरत पैदा कर दी है इस सरकार ने। आज हमारा एरिया है, ये सौदागर पट्टी एरिया है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इस एरिया में मैं मुस्लिम हूँ, इस एरिया में मुस्लिम का दबदबा है, पावर भी है, मेजॉरिटी है। लेकिन इस एरिया में मेरे हिंदू भाई भी रहते हैं। आप पूछ लो हिंदू भाई से, हमारे से। मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई है टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। जब मैं बहुत छोटा था, तो जब से उनको हम फॉलो कर रहे हैं दीदी को, तो आज अगर उनका कोई ऐसा भेद होता ना,
तो ये बीजेपी सरकार दीदी को कब से जेल में घुसा देती, लेकिन दीदी के खिलाफ़ कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा है सरकार को, ईडी को, सीबीआई को। ये तो जैसे आज जो सीएम हमारे सुरेन साहब है या हमारे केजरीवाल है, आज वो जेल में घुसा दिया, तो ममता को भी कर देते, लेकिन ममता के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि उनका मुद्दा मिलेगा भी नहीं ना। वो एक ईमानदार नेता है, निहायत ही ईमानदार, औसत तो पूरे इंडिया में नहीं है। और रही बात आपने से कहा अभी पप्पू वाली बात, तो राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है, वो सब जानते हैं, उसके पास डिग्री भी है। डिग्री किसकी नहीं है वो सब जानते हैं। डिग्री मैं नाम लूँगा तो वही बात है, अभी हमारे ऊपर यूए पीए लगा देंगे, इसीलिए कि अभी तो भाई वो बात चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे मोदी जी राजस्थान में जाते हैं, धर्म के नाम में वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम में वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ने कहा ना कि अगर कांग्रेस सरकार आती है या इंडिया गठबंधन आता है तो गरीबों के, दलितों के, उनको आरक्षण छीन लिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और जब मैं आता हूँ तो मोदी की गारंटी है, मैं मुसलमानों से छीन के और दलितों को दूंगा। तो ये जात के नाम में वोट मांगा ना, धर्म के नाम में वोट मांगा ना। अब आपने आई पप्पू वाली बात, चलो मैं उनको पप्पू ही कह दे रहा हूँ। तो राहुल गांधी ने जो पप्पू जिसको आप बोल रहे हैं, उसने क्या कहा था, जो उसके ऊपर 2 साल की सज़ा लगा दी, उनका बंगला तक छीन लिया, जिसने इस देश के लिए उसके परिवार के आदमी ने कुर्बानी दी है, जो किसी और ने नहीं दी कुर्बानी, अपनी जान निछावर कर दी, उसको आप पप्पू बोल रहे हैं। वो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है राहुल गांधी, जिसे सब जानते हैं, डिग्री भी है, और डिग्री किसी और की नहीं है, वो सब जानते हैं। अमित शाह तो बाबा कहते हैं। हाँ, अमित शाह खुद एक तड़ी पार है। दूसरा, और ये किस स्कूल से, आरएसएस के स्कूल से पढ़ के ये निकले हैं, उनके पास खुद डिग्री नहीं है, वो उसकी डिग्री क्या मांगेंगे। अब आ जाओ कि राहुल गांधी को क्यों सज़ा लगाई, क्यों 2 साल की सज़ा दी गुजरात कोर्ट ने। यही ना कहा था राहुल गांधी ने कि आखिर मोदी नाम का आदमी क्यों चोर होता है। उसने किसी जात, किसी धर्म का नाम नहीं लिया था, ना उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहा, सिर्फ ये कहा कि आखिर मोदी नाम का आदमी चोर क्यों, नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, आखिर मोदी नाम का आदमी क्यों चोर। सिर्फ इस बात के लेके उसे जो है वो एमपी था, एमपी से हटा दिया गया, उसका बंगला छीन लिया गया,